हेलो आप सभी को। तो हम लोगों ने गैंगेटिक प्लेन्स या नदर्न प्लेन्स कंप्लीट किया था और थोड़ा सा हिस्सा इसका बचा था। इंडिया में और भी प्लेन्स है जैसे कि राजस्थान प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स है, उसके बारे में भी हम प्लेन्स पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो राजस्थान प्लेन्स या और राजस्थान डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान का ये एक हिस्सा है जो इधर से ईस्ट तरफ से अरावली माउंटेन से कवर्ड है और यहाँ पे इसका थार डेजर्ट है। तो कुछ हिस्सा उसका पहाड़ों वाला क्षेत्र है और कुछ हिस्सा जो है वो डेजर्ट है। तो राजस्थान के पहाड़ों वाले जो हिस्से हैं उससे जो नदी निकलती है, जो सीजनल स्ट्रीम्स है, कोई बड़ी नदी नहीं निकलती। लूनी बस एक थोड़ी बड़ी स्ट्रीम है, लेकिन वो सीजनल है, रेनी सीजन में दिखती है, कभी नहीं भी दिखती है। तो वो क्षेत्र हो गया, वो हो गया आपके राजस्थान प्लेन्स बनाती है। और साथ में जहाँ पे आपका पानी मानसून जो है वो बहुत कम होता है, उस जगह पे रेती के टीले हैं और रेती वाली जगह है, सूखा हिस्सा है। वो जगह जो है वो थार डेजर्ट के नाम से जानी जाती है। तो दिस रीजन फॉर्म्स वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन। इंडो गैंगेटिक प्लेन का वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी बोला जा सकता है कि ये जो है राजस्थान प्लेन्स कवर करता है। इट कंसिस्ट ऑफ थार डेजर्ट, थार डेजर्ट आता है इसमें, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में है, और साथ में राजस्थान का प्लेन्स आता है। थार रीजन जो है इज नोन एज मरुस्थली, जो कॉमन लोकल नेम है उसे मरुस्थली बोला जाता है। मरुस्थली हम सबने सुना हुआ है। ईस्टर्न पार्ट जो है वो थोड़ा रॉकी है, रॉक, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट इज रॉकी, वेस्ट हैज डेजर्ट। तो ईस्टर्न पार्ट थोड़ा रॉकी है, रॉक्स मिलेंगे वहां पे, और वेस्ट के जितना वेस्ट जाएंगे उतना डेजर्ट आता जाएगा। अब जब डेजर्ट आता है तो यहाँ पे धीरियंस या ध्रियन बोला जाता है, जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स मतलब कि आज हम देख रहे हैं तो सैंड ड्यून्स यहाँ है, यानी कि सैंड की जो पहाड़ी होती है उसको सैंड ड्यून्स बोला जाता है। तो सैंड ड्यून्स यहाँ है, हवा के प्रभाव से कल वो शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, फिर अगले दिन इधर आ जाएगा, तो इसे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स बोला जाता है। विंड के अफेक्ट के कारण सैंड ड्यून्स जो है वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, उसे शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स या फिर लोकल लैंग्वेज में धीरियंस या ध्रियन बोला जाता है। यहाँ पे रॉक जो पाए जाते हैं वो ग्नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट हैं। सबसे मिनिमम रेनफॉल इंडिया में इसी क्षेत्र में होता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जो है, यहाँ से जो मानसून आ रही है वो अरावली के पैरेलल निकल जाती है। जो भी साउथ वेस्ट मानसून आ रही है वो अरावली के पैरेलल निकल जाती है। अरावली उसके लिए एक बैरियर फॉर्म नहीं करता है, नहीं तो साउथ वेस्ट मानसून वही मानसून करवा देती। तो जो थोड़ा बहुत बैरियर क्रॉस करता है उससे अरावली के क्षेत्र में पानी गिरता है, अरावली के रीजन में पानी गिरता है, इसलिए वो हिस्सा थोड़ा हरा भरा है। वहां पे एक हिल स्टेशन भी है, माउंट आबू। लेकिन बाकी पूरा हिस्सा ड्राई हो जाता है और अरावली से को क्रॉस करके साउथ वेस्ट मानसून या हिमालय तक चली जाती है। और बारिश कहाँ करवा देती है? पंजाब हरियाणा तरफ में। तो जिस मानसून को अरावली के बगल से निकलती है और पंजाब हरियाणा में बारिश करवा देती है, क्योंकि वहां पे हिमालयास है तो वो बैरियर की तरह काम करते हैं, उसके कारण वहां पे बारिश हो जाती है। इसके अलावा सलाइन लेक्स पाए जाते हैं, जो सांबर, डिडवाना, खाटू लेक्स जो होते हैं, सलाइन लेक्स पाए जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, ये सलाइन लेक्स के फोटोज हैं। हम राजस्थान और गुजरात तरफ में ये सारे सलाइन लेक्स देख सकते हैं, जिसमें नमक मिलता है। नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पानी कम होता है, तो वहां से नमक भी निकाला जाता है। इसके अलावा कोल, गैस, सॉल्ट, कैल्शियम डिपॉजिट भी मिलेंगे। साथ ही में रोही फर्टाइल ट्रैक्ट है वहां पे। रोही फर्टाइल ट्रैक्ट क्या होता है? जो अरावली से निकलने वाली नदियां हैं, ये अरावली है, अरावली से निकलने वाली नदियां जो हैं वो सीजनल स्ट्रीम्स है। सीजनल स्ट्रीम यानी रेनी सीजन में वहां से नदी निकलेगी, छोटी छोटी जो धाराएं हैं वो निकलेंगी, और वहां पे एक फर्टाइल हिस्सा, ये रोही फर्टाइल ट्रैक्ट का फोटो है कि देखिए यहाँ पे बहुत पानी नहीं है पर थोड़ा थोड़ा पानी है, इसलिए वो हिस्सा थोड़ा फर्टाइल है, थोड़ा वेजिटेशन वहां हो सकता है। उसे रोही फर्टाइल ट्रैक्ट बोला जाता है, जहाँ पे सीजनल स्ट्रीम्स अरावली से निकलती हैं और उस एरिया में पानी छोड़ देती हैं, यानी पानी ड्रेन कर देती हैं, इसलिए वो ट्रैक्ट जो है, वो हिस्सा जो है वो फर्टाइल है, जिसे रोही फर्टाइल ट्रैक्ट बोला जाता है। ये रोही फर्टाइल ट्रैक्ट का फोटो है, ये सलाइन लेक का फोटो है। इसके अलावा रिवर लूनी, जो मैंने बताया कि वहां सीजनल स्ट्रीम्स बहुत सारी है, पर एक ही बड़ी स्ट्रीम है जिसको रिवर लूनी बोला जाता है। ये एक इनलैंड रिवर का टाइप है। इनलैंड रिवर क्या होती है कि लगभग सारी नदियां जो हैं वो लैंड से चालू होके सी में ड्रेन करती हैं, लेकिन लूनी ऐसी रिवर है जो लैंड से चालू होती है और लैंड में ही खत्म हो जाती है। इसमें इतना कम पानी है
कि ये सी तक पहुंच ही नहीं पाती, लैंड में ही खत्म हो जाती है, इसलिए इसे इनलैंड रिवर बोला जाता है। चालू भी लैंड में होती है, खत्म भी लैंड में ही हो जाती है, सी और ओशन तक नहीं पहुंचती है। एंड्स इन द रन ऑफ कच्छ एंड डजंट रीच सी और ओशन। इसके अलावा राजस्थान में क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी राजस्थान जयपुर में लोकेटेड है। इसके अलावा जिस एरिया में रॉक पाए जाते हैं वहां पे मशरूम रॉक्स भी पाए जाते हैं। मशरूम रॉक का टाइप जो है ये है। मशरूम रॉक कैसे बनते हैं कि पहले वो पूरा रॉक रहा होगा, विंड के अफेक्ट से धीरे धीरे यहाँ से रॉक जो है वो कम होना चालू हुआ और ऊपर का हिस्सा वैसी का वैसी रह गया, तो मशरूम रॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा सैंड ड्यून्स में बर्चन्स पाए जाते हैं, यानी बर्चन्स जो है क्रीशन शेप ड्यून होते हैं। क्रीशन शेप ड्यून यानी कि ये बर्चन्स का फोटो है। ये कैसे फॉर्म होता है कि जब विंड इस तरफ बह रही है, ठीक है, ऐसे तो ड्यून को ऐसा होना चाहिए, पर विंड इस तरफ बहती रहती है तो इस तरफ का रेती जो है वो खाली होता है, तो उसी के कारण एक क्रीशन शेप आता है, उसे बर्चन्स बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो ये विंड के अफेक्ट के कारण फॉर्म होता है। ये भी राजस्थान में, इस टाइप के ड्यून्स भी राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि माउंट अबू हिल स्टेशन जो है वो अरावली में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा राजस्थान प्लेन और ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दोनों ही कवर होता है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो ये जो इंडिया है, इंडिया के साइड में पूरा सी है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। तो लैंड का जो हिस्सा कोस्ट लाइन पे है, यानी कि ये जो पेनिनसुलर कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन के पास में कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। तो वेस्ट में एक है, ईस्ट में एक है। तो हम देख लेते हैं, अलोंग कोस्ट लाइन्स ऑफ इंडिया, जितने भी कोस्ट लाइन है उसके अलोंग में कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट है, ऑब्वियसली सी है तो पोर्ट तो रहेंगे ही। पोर्ट सिटीज वो होती हैं जहां से शिप आना जाना कर सकती है, सामान जो है ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो जो पोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा मिनरल ऑयल है, हम बॉम्बे में देख सकते हैं ऑयल निकलता है सी से, तो मिनरल ऑयल हो सकता है, साथ में फिशिंग और मरीन इकोसिस्टम है। तो ये सब कोस्टल प्लेन्स पे रहते हैं। तो अब हमारे पास है दो कोस्टल प्लेन्स, एक है ये वेस्ट का और एक है ये ईस्ट का। तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है थोड़ा सा नैरो है और रॉकी है, इसके प्लेन्स अनइवन रहेंगे, तो यानी वेस्टर्न कोस्ट जो है थोड़ा पतला है, ईस्टर्न कोस्ट थोड़ा वाइडर रहेगा, नैरो है, रॉकी भी रहेगा, अनइवन प्लेन्स रहेंगे। साथ ही इसमें एस्चुरीज और बैक वाटर्स होते हैं। अब एस्चुरीज और बैक वाटर क्या होते हैं? एस्चुरीज और ऑफन फ्रेश वाटर रिवर मीट, जिस भी जगह पे फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर सी से मिल रहा होगा उस जगह को एस्चुरीज बोला जाता है। ये फोटो में एस्चुरीज देख सकते हैं कि यहाँ से जो मीठा पानी है वो सॉल्टी वाटर से मिल रहा है, तो इसे एस्चुरी बोला जाएगा। बैक वाटर क्या होता है? बैक वाटर्स आर व्हेन सी कम्स रिवर्स और बैक। तो क्या होता है कि कई जगह पे ऐसा होता है कि सी इस तरफ आ रही है, रिवर इस तरफ आ रहा है, बड़ा रिवर है, तो ना पानी इस तरफ फ्लो हो सकता है ना पानी इस तरफ फ्लो हो सकता है, तो वो स्टेगनेंट हो जाता है, जैसे कि केरला में है। केरला में बैक वाटर्स पाए जाते हैं, एलपे वगैरह में बोटिंग कंपटीशन भी होते हैं। तो ये जो है बैक वाटर है, ये फ्लो कहीं नहीं कर रहा है, बस वाटर पीछे की तरफ आ गया, यानी सी का वाटर पीछे की तरफ आ गया है, तो उसे बैक वाटर्स बोला जाता है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में एस्चुरीज और बैक वाटर दोनों ही मिलते हैं। इसको डिवाइड कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले आएगा कच्छ प्लेन। ये जो है गुजरात में दो प्लेन्स है, कच्छ और काठियावाड़। तो ये जो पहला राउंड है वो कच्छ प्लेन है, दूसरा वाला काठियावाड़ है। तो कच्छ प्लेन कहाँ है? कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में है। काठियावाड़ कच्छ रीजन से लेकर गल्फ ऑफ कंबत तक काठियावाड़ प्लेन है। अब गल्फ ऑफ कंबत से लेकर हमारे गोवा तक हमारा कोंकण प्लेन रहेगा, यानी मोस्टली मुंबई और गोवा सिटीज आते हैं। तो ये गल्फ ऑफ कंबत से लेकर गोवा तक कोंकण प्लेन है। गोवा से लेकर मैंगलोर तक कन्नड़ प्लेन है। कन्नड़ प्लेन जो कर्नाटका वाला हिस्सा कवर करेगा, तो कन्नड़ प्लेन है। और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मलाबार कोस्ट है। मलाबार कोस्ट आपका केरला कवर करता है। तो ऐसे इसको याद रखना है, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार। तो सारे नाम के से हैं, वेस्टर्न कोस्ट के सारे नाम के से हैं। ईस्टर्न कोस्ट में हम ये याद कर सकते हैं कि सी से नाम रहेंगे, सिरकार और कोरोमंडल। तो सी से नाम वाले इस तरफ है, के से नाम वाले वेस्टर्न कोस्ट में है। तो कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। तो कच्छ कहाँ था? कच्छ वाले रीजन में था। कच्छ के बाद से लेकर गल्फ ऑफ कंबत तक काठियावाड़ है। गल्फ ऑफ कंबत से लेकर गोवा तक कोंकण कोस्ट है। मरमागांव गोवा से लेकर मैंगलोर
में कन्नड़ कोस्ट है। बैंगलोर से लेकर, मैंगलोर बोल रही हूँ मैं, बैंगलोर नहीं है ये, याद रखेंगे मैंगलोर है एम से, ठीक है। तो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मलाबार कोस्ट है जो केरला में है। अब देखते हैं ईस्टर्न कोस्ट में क्या क्या है। ईस्टर्न कोस्ट मोर वाइडर है, लेवल्ड है। तो ईस्टर्न कोस्ट वाइडर तो है, लेवल्ड भी है। इसमें खूब सारी नदी इस तरफ आती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब इसी तरफ है। तो इस कोस्ट में ये नदियां भी आती है। साथ में चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये सारे भी इसी तरफ है। तो जैसे ये कोस्ट सिटीज के हिसाब से डिवाइडेड है वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट को हम रिवर के हिसाब से डिवाइडेड है बोल सकते हैं। एक मिनट इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ डायग्राम को, ताकि हम लोग ईस्टर्न कोस्ट पढ़ सके। तो अब इसको जो है लेक से डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले उत्कल कोस्ट आता है। उत्कल कोस्ट उड़ीसा वाले क्षेत्र में है, ठीक है। चिल्का लेक से लेकर कोलेरू लेक तक, तो ये लेक से डिवाइडेड है मान के चलते हैं। चिल्का लेक से लेकर कोलेरू लेक तक उत्कल कोस्ट है। कोलेरू लेक से लेकर पुलिकट तक, पुलिकट लेक तक हमारा नॉर्दर्न सिरकार है, जिसे आंध्रा कोस्ट भी बोलते हैं। तो नॉर्दर्न सिरकार है। हमारे पुलिकट लेक से लेकर कन्याकुमारी, ये पुलिकट लेक से लेकर कन्याकुमारी तक कोरोमंडल कोस्ट है। तो जैसे वेस्टर्न कोस्ट 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। या मोस्टली बुक्स में 2 पार्ट्स भी लिखा रहता है, नॉर्दर्न सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट बस लिखा रहता है, उत्कल कोस्ट मेंशन नहीं रहता है। और यहाँ पे भी हो सकता है कि कच्छ और काठियावाड़ मेंशन ना हो, कोंकण, कन्नड़, मालाबार बस मेंशन हो। तो आप अपने बुक के हिसाब से उसे याद कर ले, पर ये कोस्ट जो है इंडिया में पाए जाते हैं। अब आते हैं प्लेट्यू की तरफ। हमने प्लेन्स पूरे कवर कर लिए हैं इंडिया के। अब आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब प्लेट्यू क्या होता है, जैसे ये हो गया माउंटेन, माउंटेन से कंटिन्यूएशन में बना प्लेन्स, प्लेन्स में जहां पे रिवर ड्रेन कर रही है। प्लेन से थोड़ा ऊपर का हिस्सा जो रहता है, हाईलैंड्स होते हैं, वो प्लेट्यू कहलाते हैं। ये हो सकता है कि पहले पहाड़ रहे हों और टेम्परेचर या एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण समय के साथ इसके ऊपर के हिस्से जो है वो घिस जाते हैं, इरोड हो जाते हैं, बह जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये थोड़ा हाईलैंड जैसा रहता है ऊपर, और थोड़ा ऊंचा रहता है, प्लेन से थोड़े ऊपर की तरफ रहते हैं। तो प्लेट्यू इज फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट इज रेज्ड अबव द सराउंडिंग एरिया। अपने बाकी एरिया से थोड़ा उठा वाला हिस्सा रहता है, वो प्लेट्यू कहलाता है। प्लेट्यू को हाई प्लेन्स या टेबल लैंड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये टेबल जैसा दिख रहा है ना, तो टेबल लैंड्स भी बोला जाता है। इंडियन प्लेट्यू जो है उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला जाता है। पेनिनसुलर वर्ड किस चीज के लिए यूज होता है, जो भी लैंड जो है 2 तरफ से अपने सी से कवर है, 3 तरफ से। तो ये तीनों तरफ से इंडिया का पेनिनसुला जो है वो तीनों तरफ से सी या ओशन या वाटर बॉडी से कवर है, इसीलिए इसको पेनिनसुला बोला जाता है। तो ये प्लेट्यू रीजन जो होता है उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो ओल्डेस्ट लैंड मासेस है। हमने पढ़ा है ना फर्स्ट स्लाइड में कि इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वो आया था गोंडवाना लैंड से और आके यूरेशियन प्लेट पे टकराया था। तो ये सबसे पुराना है, 250 मिलियन ईयर पहले का बात हो रहा है, कि उस समय के तक के पुराना है। और साथ ही में इसमें प्लेट्यू फॉर्मेशन 66 मिलियन ईयर पहले हुआ है। तो हिमालयाज और प्लेन्स तो नए नए हैं, यंग यंग फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो पुराना ओल्ड फिजियोलॉजिकल फीचर है। यहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक वो है जो लावा से बनता है, यानी लावा जब फट के बाहर आएगा तो वो जो जबेगा तो जो रॉक निकलेंगे वो इग्नियस रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक वो है जो टेम्परेचर और प्रेशर से समय के साथ बनते हैं, ठीक है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे पाए जाएंगे, रिच इन मिनरल्स हैं। ये कैसे बना, इट इज फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के टूटने और ड्रिफ्ट होके यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण ये बना है, ये प्लेट्यू रीजन बना है। प्लेट्यू रीजन का करेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ ब्लैक सॉइल मिलता है which is rich in mineral. These are brought to have originated from parent igneous and metamorphic rock. तो यहाँ पे igneous metamorphic rock है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो वो रॉक जो है वो टूट टूट के जो सॉइल बनाते हैं वो काले कलर का सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल बोला जाता है जिसको। और ये पूरा रीजन जो है उसे डेक्कन ट्रैप बोला जाता है, जहाँ ब्लैक सॉइल फॉर्म होता है जो इग्नियस रॉक से बना हुआ है। हम नेक्स्ट स्लाइड में फोटोज में देखेंगे कि डेक्कन ट्रैप कैसे बना है। वेस्टर्न इंडिया इज होम ऑफ डेक्कन ट्रैप। वेस्टर्न इंडिया जो है ये वाला हिस्सा जो है ना, ये पूरा यहाँ पे डेक्कन ट्रैप वाला हिस्सा ही है। तो डेक्कन ट्रैप है, ह्यूज रगेड प्लेट्यू है। यहाँ पे रगेड प्लेट्यू का मतलब ये है कि ये सिर्फ ऐसे ऐसे उठ के प्लेट्यू नहीं बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे लेयर्स में है।
अभी जो नेक्स्ट में हम रियल फोटोज देखेंगे तो ये ऐसे रगेड है, यानी कि ऐसा लगेगा कि लेयरिंग की गई है पहाड़ की या फिर प्लेट्यू की। तो ये रगेड बॉर्डर्स वाले रहते हैं, इसे डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि लावा आया है और सॉलिडिफाई हुआ है, यानी पहले लावा फटा, तो लावा कैसे बहता है एक एक लेयर में, ये पहले लेयर जमा, फिर दूसरा लेयर आया, दूसरा जमा, तीसरा लेयर आया, तीसरा जमा, तो ऐसे करके ये रगेड बॉर्डर फॉर्म हुआ। ठीक है, 66 मिलियन ईयर्स अगो ये सब हुआ था कि एक लावा फटा बहुत बड़ा एरिया में और ये जम जम के रगेड बॉर्डर वाला इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक बनाया। इन्हीं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्स डिपॉजिट निकल निकल के सॉइल बने, ब्लैक सॉइल बनाते हैं। तो इंडियन पेनिनसुला को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू को, सेंट्रल हाईलैंड्स जो सेंट्रल रीजन में है और साथ में डेक्कन प्लेट्यू। तो ये दो बड़े हिस्से में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और प्लेट्यूज भी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, लेकिन पहले डिवाइड किया जाएगा दो बड़े हिस्से में। अब आगे देखते हैं, ये डेक्कन ट्रैप की जो मैं बात कर रही थी कि लावा ऐसे निकलता है, तो ये देखिए ऐसे ऐसे ये लेयर्स लेयर्स में जमता जाता है। जब ये लेयर्स में जमता है तो ये जो रॉक फॉर्म होते हैं ये ऐसे लेयर में फॉर्म होते हैं, ये जो दिख रहा है ना ये लेयर्स में फॉर्म होते हैं। अब इसी में अगर पहाड़ फॉर्म होगा तो ये देखिए ये रगेड बॉर्डर का है ना, इसमें साफ लाइंस पता चल रही है कि ये लेयर्स में जमा हुआ पहाड़ है ना। तो ये रगेड बॉर्डर वाला डेक्कन ट्रैप है। इस टाइप के पहाड़ पूरे प्लेट्यू रीजन या सेंट्रल इंडिया में, वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। हमारा जो अजंता एलोरा केव्स है ना, वहां के भी जो है ये पत्थर ऐसे ही ऐसे लेयर्स में बने हुए हैं। इसी केव्स में अंदर कारीगरी की गई है। ये केव्स जो है अपना टूरिस्ट साइट भी है और हम देख सकते हैं कि इसके रॉक्स कैसे हैं, काले काले कलर के। तो इससे जो सॉइल बनेगी वो ब्लैक सॉइल बनती है, जो हाईली फर्टाइल मानी जाती है, कॉटन सॉइल बोला जाता है। अब आते हैं मेन सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ। तो मैंने बताया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स ये सेंट्रल रीजन में एक बेल्ट है, डेक्कन प्लेट्यू प्रॉपर ट्रायंगुलर शेप का बेल्ट है। ठीक है, तो अब आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स पे। सेंट्रल हाईलैंड्स आर लोकेटेड टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा, यानी कि कैसे याद कर सकते हैं हम रिवर नर्मदा, ये विंध्यास और सतपुड़ा लिखा हुआ है, तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बह रही है, सतपुड़ा के नीचे तापी बह रही है। ठीक है, ये दो रिवर है। तो ये बोल रहा है कि नर्मदा, मैं ये एन लिख देती हूँ, नर्मदा के नॉर्थ में है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड जो है नर्मदा के नॉर्थ में है, कंप्राइजेस ऑफ वास्ट रीजन ऑफ मालवा प्लेट्यू। तो यहां से चालू होता है हमारा पहला प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। ये पहला नाम याद रखेंगे कि ये मालवा प्लेट्यू है। इट हैज विंध्याचल रेंज ऑन इट साउथ, साउथ में विंध्यास है, ये हम लोग देख सकते हैं कि विंध्यास है साउथ में। नॉर्थ वेस्ट में अरावली है, ये अरावली माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट में है, साथ में थार डेजर्ट से कंटिन्यूएशन में है ना। अरावली हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट में है। इन वेस्ट इट मर्जेस विथ थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। द ईस्टर्न रीजन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स आर नोन एज, अब इसके ईस्ट में आता है बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन। तो इसे बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू बोला जाता है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे है। साथ में सबसे आखिरी में आएगा छोटा नागपुर, ये हिस्सा जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। इसी के नीचे रांची प्लेट्यू भी है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये रांची प्लेट्यू है, छोटा नागपुर रांची। तो हम देख सकते हैं ये फोटो में मैप के साथ बना हुआ है, ये वाली फोटो देखेंगे हम। तो सबसे पहले है मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू, साथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग प्लेट्यू भी है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड का रीजन है जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे कवर किया हुआ है, जस्ट नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे। ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड। इसके बाद ये जो सतपुड़ा या नर्मदा के नीचे बोला जाए, ये हिस्से में डेक्कन प्लेट्यू आएगा, जिसमें वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी आते हैं। अब आते हैं डेक्कन प्लेट्यू की तरफ। तो डेक्कन प्लेट्यू लाइज साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ नर्मदा था, तो नर्मदा के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू लाई करता है। सतपुड़ा रेंज, इसके सतपुड़ा रेंज जो है नॉर्दर्न बाउंड्री मार्क करता है। साथ में सतपुड़ा के इधर देखेंगे एक बार, सतपुड़ा के साइड में यहाँ पे मैकाल रेंजेस हैं, मैकाल, तो यहाँ पे ये नर्मदा है। इसके बाद आता है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा के साइड साइड में मैकाल, महादेव, ये कैमूर, ये सारे रेंजेस हैं। तो सतपुड़ा और मैकाल कैमूर जो है ये सब ईस्ट में मौजूद है इसके, यानी ईस्टर्न बाउंड्रीज फॉर्म करते हैं। ड्यू टू इट्स एलिवेशन इन द वेस्ट ऑल रिवर, अब क्या है कि ये जो है वेस्टर्न तरफ से ये प्लेट्यू ज्यादा ऊंचा है और ईस्टर्न तरफ से कम ऊंचा है।
इसके कारण सारी नदियां जो यहाँ से निकलती हैं, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, वो बह के बे ऑफ बंगाल में आती है। तो इंडिया की मोस्ट ऑफ द रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में आती है, क्योंकि इंडिया का स्लोप जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, इसलिए सारी रिवर जो है वेस्ट टू ईस्ट आती है, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी जो इस तरफ बह के आ रही हैं। ठीक है, टुवर्ड्स हाँ, टुवर्ड्स द साउथ डेक्कन प्लेट्यू टेपर्स डाउनवर्ड्स। तो डेक्कन प्लेट्यू जैसे कि ये है ट्रायंगुलर है, तो साउथ की तरफ टेपर करता है, नॉर्थ की तरफ चौड़ा है, साउथ की तरफ थोड़ा पतला है। इट इज फ्लैंक्ड बाय ईस्टर्न घाट्स, साइड में ईस्टर्न घाट्स है ईस्ट तरफ में, और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स है। तो वेस्टर्न घाट्स है हायर एल्टीट्यूड, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेस्ट में हाई है, तो वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स ज्यादा हाई हैं, और ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स जो है वो थोड़े कम हाई हैं। दे आर कंटिन्यूअस पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट। तो जो भी इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन है, उसके पैरेलल में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां मौजूद हैं। वेस्टर्न घाट की पहाड़ी कंटिन्यूअस है क्योंकि ये लगातार है, यहाँ पे कोई रिवर ड्रेन नहीं करती है, ऊपर में नर्मदा तापी खत्म हो गई है। जबकि ईस्टर्न घाट्स में ब्रेक है क्योंकि 4 रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसे 4 रिवर इसको तोड़ती हैं या काटती हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स। As most of the southern rivers have their drainage in Bay of Bengal, they make Eastern Ghat discontinuous. इसके कारण Eastern Ghat discontinuous है। The topography of peninsular India makes it hospitable for richness of biodiversity. क्योंकि इंडिया में मानसून बहुत अच्छा है और ऐसे पहाड़ और प्लेट्यूज हैं, इसके कारण साउथ वेस्ट मानसून जो है बहुत अच्छी बारिश करवाता है, और इसी कारण बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है इंडिया की। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स बहुत अच्छे हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड है। हॉट स्पॉट्स किसे बोला जाता है? जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, उसे हॉट स्पॉट्स बोला जाता है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं, ये मालवा प्लेट्यू, इधर छोटा सा मारवाड़ प्लेट्यू भी है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, और यहीं पे कंटिन्यूएशन में रांची प्लेट्यू भी है, इधर है शिलोंग प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू एज सच अगर क्लास 9th के लेवल पे देखा जाए तो हमें 2 ही 3 नाम याद रखने हैं, फिर भी डेक्कन प्लेट्यू अगर डिवाइड करेंगे तो दंडकारन प्लेट्यू, जिसे छत्तीसगढ़ प्लेट्यू भी बोला जाता है, तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू में डिवाइडेड है, या इसे महाराष्ट्र प्लेट्यू भी बोला जाता है। तो ऐसे तो ये डिवाइडेड है, पर चाहे तो हम सिर्फ 2 नाम याद रख सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स है और डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड में मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर है, और डेक्कन प्लेट्यू को एज अ ट्रायंगुलर सिंगल प्लेट्यू भी याद रख सकते हैं, जिसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स है और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है। अब देख लेते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में सेपरेटली क्या क्या है। तो ईस्टर्न घाट्स जैसे मैंने बताया कंटिन्यूअस है, वेस्टर्न घाट्स जो है वो कंटिन्यूअस है, और ईस्टर्न घाट्स नॉन कंटिन्यूअस है। क्यों ईस्टर्न घाट्स नॉन कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये देखिए कितनी सारी रिवर जो है इधर ड्रेन हो रही है ईस्ट में, तो ये क्या करती है, ईस्टर्न घाट्स को कंटिन्यू नहीं होने देती, लगातार उसको काटती हैं। तो रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डाइसेक्ट्स एंड सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस, जबकि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, क्योंकि कोई भी नदी इस तरफ नहीं आ रही है। ये पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है, ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। ठीक है, इसकी एवरेज हाइट जैसे वेस्ट में मैंने बताया कि इसकी एवरेज हाइट ज्यादा है, तो 900 से 1000 मीटर्स की हाइट इसकी है, इधर 600 मीटर्स की हाइट वाले पहाड़ है। हाईएस्ट पीक जो है इसकी अनाईमुड़ी और दोडा बेटा है। अनाईमुड़ी टॉप हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की। कई बुक्स में ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी लिखा हुआ है, लेकिन अब चेंज है, या फिर कहना चाहिए कि नया जो है वो जो अपडेटेड चीज है वो मैं बता रही हूँ कि झिंदागड़ा पीक जो है, जिंदागड़ा या जिंदागड़ा बोला जाता है, वो पीक ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। सेकंड में महेंद्रगिरी है, यहाँ पे फर्स्ट अनाईमुड़ी है वेस्टर्न में, और सेकंड डोडा बेटा है। हाई हैवी रेनफॉल जो है वो वेस्टर्न घाट में होगी, क्योंकि साउथ वेस्ट विंड आ रही है, तो साउथ वेस्ट विंड जो है वेस्टर्न घाट से टकरा के बहुत अच्छी बारिश करवाती है वेस्टर्न घाट में, तो यहाँ हैवी रेनफॉल है। यहाँ कंपेयर टू वेस्टर्न घाट लेस रेनफॉल है, लेकिन रेनफॉल अच्छी है। लोकल नेम्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लोकल नेम्स कैसे रहते हैं कि महाराष्ट्र में उसे सह्याद्री बोला जाता है, कर्नाटका में उसे नीलगिरी की पहाड़ियां बोला जाता है, कर्नाटका तमिलनाडु में और कर्नाटका में नीलगिरी की पहाड़ी बोला जाता है, अन्नामलाई और कार्डेमम हिल्स केरला में बोला जाता है, क्योंकि कार्डेमम होता है इसलिए कार्डेमम हिल्स बोला जाता है। इस तरफ में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? शेवरॉय है, जवादी है, और हिल स्टेशन का नाम बोले तो 2 फेमस हिल स्टेशन ऊटी और कोडाईकनाल ईस्टर्न घाट्स पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे हिल्स और उसके नाम लिखे हैं,
नलियामाला हो गया, वेनुकोंडा हो गया, चावादी हो गया, शेवरॉय हो गया। तो ये सारे बहुत सारे हिल्स हैं इस तरफ, नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं क्लास 9 के लेवल में। और इस तरफ में नीलगिरी, अन्नामलाई, डोडा बेटा, कार्डेमम हिल्स, ये सब इस तरफ है। इस तरफ में बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट होती है क्योंकि बारिश बहुत अच्छी है, लेकिन ड्रेन नहीं होती। ओरिजिनेट हो सकती हैं पर ड्रेन नहीं होती। यहाँ पे रिवर जो है ओरिजिनेट नहीं होती पर इसको डायसेक्ट करती है, यहाँ ड्रेन होती है। तो ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का डिफरेंस हो गया। अब आखिरी टॉपिक जो है वो इसका है आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया के साइड में ऐसे दो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, ये हो गया अंडमान निकोबार आइलैंड, इसको अंडमान, नॉर्थ को अंडमान और साउथ में एक निकोबार है। साथ में अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। तो इंडिया हैज टू मेन कोरल आइलैंड ग्रुप है, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो अंडमान निकोबार ईस्ट में लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में। इसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में है। ये आइलैंड डिवाइडेड है अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। जो मैं बता चुकी हूँ कि अंडमान जो है वो नॉर्थ में और साउथ वाले आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड्स बोला जाता है। नोन फॉर देयर व्हाइट सैंड बीचेस। यहाँ पे बीचेस जो है ये देखिए व्हाइट सैंड की बीचेस हैं। मैनग्रोव्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे मैनग्रोव्स हमारे डेल्टा, गंगा डेल्टा में थे, वैसे मैनग्रोव्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं। मैनग्रोव्स वो होते हैं जिन ट्रीज के रूट्स जो है ऊपर दिखाई देते हैं, फ्लोटिंग रूट्स होते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वेस्ट अरेबियन सी में है। ये लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में मौजूद है, नियर द मालाबार कोस्ट। ये मालाबार कोस्ट था हमारा केरला में, मालाबार कोस्ट के पास में ये है। इसमें जो कैपिटल है इसका कावारत्ती आइलैंड है, जो आइलैंड का नाम है। जैसे यहाँ पे पोर्ट प्लेयर था, यहाँ पे कावारत्ती है इसका कैपिटल, और लार्जेस्ट आइलैंड इसका मिनिकॉय आइलैंड है। अब एज सच ये ही मेन आइलैंड ग्रुप्स है। इसके अलावा भी टोटल 1028 आइलैंड रजिस्टर हैं इंडिया में, जो अनइनहेबिटेड भी है, यानी लोग वहां नहीं रहते हैं पर रजिस्टर्ड हैं। तो कुछ और इम्पोर्टेंट आइलैंड जो इंडिया में है पर इन दोनों के पार्ट नहीं है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के, वो हैं श्रीहरिकोटा आइलैंड, जहाँ पे मैक्सिमम जो हमारे श्रीहरिकोटा से जितने भी चंद्रयान मंगलयान जाते हैं वो सब श्रीहरिकोटा से जाते हैं। तो श्रीहरिकोटा है। इसके अलावा एक अब्दुल कलाम आइलैंड है, इसके अलावा एक पंबन आइलैंड भी है। तो ये सारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के पार्ट नहीं है पर आइलैंड मौजूद हैं और इंडिया में रजिस्टर्ड है 1028। तो ये हो गया इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स। तो हमने लगभग सारे फिजियोलॉजिकल फीचर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। हम यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स कवर कर लिया है, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन कवर कर लिया है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू कवर कर लिया है, इंडिया का डेजर्ट थार डेजर्ट कवर कर लिया है, और आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया भी हमने कवर कर लिया है। तो हमारी फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की क्लास जो है, जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।